गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल आपके? मस्त ना सब? बहुत बढ़िया। कल हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नाम का जो टॉपिक स्टार्ट किया और आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने सीखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब वाक्य को चेंज करते हैं तो मेनली 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोनाउन चेंज, द सेकेंड इज वर्ब चेंज एंड द थर्ड वन इज टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। टाइम एंड डिस्टेंस चेंज का मतलब है कि अनेक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम शो करते हैं या डिस्टेंस बताते हैं। उन वर्ड्स को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो एक नया वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड्स आपके सामने ये रहे। दिस का बना देंगे दैट, दिस का क्या बनेगा? दैट। दीज का दोज, हियर विल बी चेंज इनटू देयर, नाउ विल बी चेंज इनटू देन, टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे एंड टुनाइट विल बी चेंज इनटू दैट नाइट। यस्टरडे का बन जाएगा the previous day or the day before. Last week का बनेगा the previous week, last month का बनेगा the previous month और last year का बनेगा the previous year. tomorrow का बनता है the next day और the following day भी आप लिख सकते हैं। next week या next month या नेक्स्ट ईयर की जगह आएगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर और 10 का बन जाएगा 100। तो टाइम एंड डिस्टेंस चेंज से रिलेटेड जो चेंजेस है वो आपके सामने मैंने लिख दिए और आप इनको लर्न करें ताकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करें तो कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं हो। तो हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उन सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इजी टॉपिक है, टफ कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इसको ध्यान से समझना है सो दैट वी विल नॉट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम। एक सेंटेंस देखिएगा, ही सेड टू मी आई सेल go to Jaipur tomorrow. ओके, ये अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आ जाएगा ही, सेड टू की जगह लिखेंगे टोल्ड, देन मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। जैसा कि कल हमने प्रोनाउन चेंज में जाना कि आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसको वहां से उठा करके यहाँ लिखेंगे। करेक्ट? वर्ब चेंज में हमने पढ़ा कि शैल और विल इन दोनों की जगह नॉर्मली किसका यूज करते हैं हम? वुड। ओके, देन लिखते हैं हम बचा हुआ सेंटेंस, गो टू जयपुर। टुमारो का हमने अभी सीखा है कि टुमारो की जगह क्या लिखते हैं? द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो 3 चेंज हो गए सेंटेंस में। आई की जगह ही लिखा, दिस इज प्रोनाउन चेंज, दिस इज प्रोनाउन चेंज। शेल की जगह वुड लिखा, दिस इज वर्ब चेंज। और टुमारो की जगह क्या लिखा अपन ने? द नेक्स्ट डे, दिस इज टाइम चेंज। तो इस प्रकार से तीनों चेंज हो गए, कोई परेशानी नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। रहीम
said to her. Rahim said to her, I gave you a book yesterday. ओके, इसको हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले रहीम आ जाएगा ऐसे कैसे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसमें चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हर, इसमें भी चेंज नहीं होगा। बस सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, टोल्ड हर दैट। अब आई देखते हैं हम, आई यहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज करेंगे हम। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई को याद रखने का बेस्ट तरीका है कि आई देखने में भी एक जैसा ही लगता है, रोमन जो संख्या है उसके एक जैसा ही लगता है ये। तो आप याद करें कि आई इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने आपको बता रखा फॉर्मूले में, सन अपॉन 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से। तो आई की जगह क्या लिखना चाहिए, रहीम। रहीम नहीं लिख के हम रहीम की जगह प्रोनाउन लिखेंगे। रहीम एक मेल नेम है, इसलिए क्या लिखेंगे, ही। यहाँ अगर सीता होता या और कोई फीमेल नेम होता तो हम क्या लिखते हैं, शी। तो ही लिखा। अब आपने देखा गेव, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। वर्ब चेंज में मैंने आपको टेबल में अच्छी तरह से बताया है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आए तो आप लिखते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म। गिव की थर्ड फॉर्म कर दी गिवन और साथ में क्या जोड़ दिया, हेड। अब फिर एक प्रोनाउन आ गया यहाँ पे, यू। बताइए कौन सा पर्सन है ये, करेक्ट, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। किसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पर हर भी ऑब्जेक्टिव केस में है। मतलब केस मैच हो गया। मैच होने का मतलब है कि जो इधर वाला वर्ड है ये हट जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब से जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला वर्ड एबो। और टाइम और डिस्टेंस से डिस्कस किया हमने, यस्टरडे की जगह क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज किया जाता है। कौन सा सेंटेंस सीखेंगे हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। इसके लिए आपको कुछ रूल याद करने होंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 यह है कि सेड या सेड टू, इनकी जगह पर क्या लिखेंगे, आस्क। अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेड टू की जगह क्या लिख रहे थे, टोल्ड। इसमें सेड हो या सेड टू हो, दोनों की जगह क्या लिखेंगे, आस्क। रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है। इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास की जगह लिख रहे थे दैट। इसमें दैट नहीं लिखेंगे,
इसमें लिखेंगे इफ, इसमें क्या लिखेंगे इफ, ध्यान से समझते हैं इसको। इन्वर्टेड कॉमास की जगह लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, इफ लिखेंगे, इफ सेंटेंस begins with helping verb। अगर आपका सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लिखेंगे, इफ नो सेपरेट वर्ड इज नीडेड। कोई नया वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। कब, वो जरूरत कब नहीं है, इफ सेंटेंस begins with WH1। अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई अलग से वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका WH वर्ड है वो ही कनेक्टिव का काम करेगा। समझ में आया? अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कौन सा कनेक्टिव लगाएंगे, इफ। लेकिन अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है, कौन सा सेंटेंस, यस रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो आपको WH वर्ड की जगह कोई नया वर्ड नहीं लगाना। आपको इन्वर्टेड कॉमास की जगह कोई नया वर्ड नहीं लगाना। जो WH वर्ड है वो ही कनेक्टिव का काम करेगा। अंडरस्टैंड? चल, रूल नंबर 3 देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका फॉर्मूला होता है नॉर्मली HSMO, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस will be changed into assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है SHMO, मतलब सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रह करके एक साधारण वाक्य बन जाता है। अंडरस्टैंड? इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे, वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। रूल नंबर 4, क्वेश्चन मार्क हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क तो हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। बाकी जो नियम है आपके प्रोनाउन चेंज के, वर्ब चेंज के, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज के, ये सभी नियम एज इट इज रहेंगे। क्लियर? चलिए किस बात का वेट है, फिर देखते हैं हम एग्जांपल्स। ओके, लेट अस मूव। इनको आप नोट करते रहिए ताकि आपके लिए ये जो टॉपिक है ये और भी इजी हो जाए और फ्यूचर में भी आप इसको देख सकें, इससे संबंधित रूल्स को और एग्जाम्पल्स को। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस नंबर 1। He said to me, are you writing a letter? Are you writing a, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसे पता लगा, क्वेश्चन मार्क्स। इसको हम बनाते हैं, इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में।
This is the sentence of direct speech and we are going to change this sentence into direct speech. He said to की जगह क्या आएगा? Ask. Interrogative sentence में we always use ask in place of said or said to. He asked me. किससे शुरू हुआ सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आएगा? इफ. अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता और WH वर्ड से शुरू होता तो इन्वर्टेड कोमास की जगह कोई नया वर्ड यूज हमें नहीं करना होता. क्लियर? इफ. अब यह है हेल्पिंग वर्ब, यह है सब्जेक्ट, यह है मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. यह है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है. अभी मैंने आपको रूल में बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं. असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करके लिखते हैं, नॉट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना, सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज कीजिए. सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से. यू सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है. तो इस मी को भी सब्जेक्टिव केस में बनाओ और फिर यह लाओ. मी को सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे तो बनेगा आई. आई, माई, मी. आई क्या है? सब्जेक्टिव केस. माई क्या है? पॉजेसिव केस. और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस. तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसको पॉजेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई. आई आ गया. अब इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखिए तो आ जाएगा वॉच. आपको वर्ब चिन्ह में लिखा रखा है कि इस आर एम की जगह क्या लिखते हैं? वॉच. आई आस्क, सॉरी, he asked me if I was writing a letter. इसमें क्वेश्चन मार्क था. क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दिया आपने? फुल स्टॉप. करेक्ट. एक सेंटेंस और देखिए. She said to them, what are you doing now? What are you doing now? बनाते हैं इसको भी. रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसमें तो चेंज कभी होता ही नहीं है. तो सी सेड टू की जगह आस्क्ड, फिर देम. आप बताओ इसमें इफ आएगा या नहीं? इफ नहीं आएगा, बिकॉज ये WH वर्ड से शुरू है और खुद WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करता है. कनेक्टिव मतलब दो सेपरेट पार्ट्स को या दो सेपरेट सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करते हैं शब्द, उनको कहते हैं कनेक्टिव. तो इन्वर्टेड कोमास की जगह कोई नया वर्ड नहीं आएगा, बल्कि ये WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करेगा. अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे देम से. यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव. और देम कौन सा है? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव केस है तभी तो ऑब्जेक्टिव रूप में है. ऑब्जेक्टिव केस है तभी तो ऑब्जेक्टिव रूप में आया है. ये सब्जेक्टिव केस है और इसलिए किसके रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में. तो देम को भी क्या बनाएंगे? सब्जेक्टिव केस. यू सब्जेक्टिव, तो देम को भी बनाओ सब्जेक्टिव. तो क्या बनेंगे यार? क्या बनेगा? व्हाट दे. देखिएगा, दे, दियर, देम. तो दे तो क्या है? सब्जेक्टिव केस. दियर क्या है? पॉजेसिव केस. और देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस. तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव बनाते क्या जाएगा? दे. आर को चेंज करेंगे तो वर. ही डूइंग. और नाउ का क्या हो जाएगा? दे. क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगेगा? फुल स्टॉप. करेक्ट.
एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो एक दो सेंटेंस और देखते हैं। थर्ड, he said I am planning to compose, ये हमने असर्टिव सेंटेंस लिख दिया जबकि हम बातचीत कर रहे थे किसकी? इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IAS? He said, are you preparing for IAS? बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पता लग गया किससे? क्वेश्चन मार्क से। देखिए, he asked, याद रखिएगा, शेड हो तो भी आस्क्ड और शेड टू हो तो भी आस्क्ड। जबकि असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड शेड टू की जगह लिखते हैं और सिर्फ शेड आ गया तो उसकी जगह सिर्फ शेड ही लिखते हैं विदाउट एनी चेंज। आस्क्ड हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए क्या आ जाएगा? इफ। ही आस्क्ड इफ। चेंज करेंगे सब्जेक्ट को, पहले यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्या करें? यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या किया जाए? देखिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सोचते हैं कि यार क्या क्या हो सकता है। या तो हो सकता था टू मी, या हो सकता था टू हर, या टू हिम, लाइक हो सकता, इस तरह से हो सकता था। तो इनमें से कोई भी एक मान के हम कर लेते हैं, या मान लेते हैं टू मी। तो टू मी के हिसाब से ये सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव में है, तो मी को भी सब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? आई। इस RM की जगह वॉच वर प्रिपेयरिंग फॉर IAS। क्वेश्चन मार्क था, क्या आ गया? फुल स्टॉप। He asked if I was preparing for IAS। क्लियर? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और असर्टिव सेंटेंस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ लिखते हैं अगर आपका जो रिपोर्ट स्पीच वाला सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो और वो WH वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह कोई नया वर्ड लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। They said to me, they said to me, are we allowed to go out? Are we allowed to go out? देखिए, सबसे पहले दे सेट टू किस क्या आएगा? आस्क्ड। बिकॉज दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। दे आस्क्ड मी, ये हेल्पिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कॉमास किसके क्या आएगा? इफ। ये सब्जेक्ट है, इसको चेंज करेंगे। ये भी सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव, ये भी क्या है? सब्जेक्टिव। और दे भी क्या है? सब्जेक्टिव। तो बिना चेंज किए बी को हटा देंगे और दे को लिख देंगे। इफ दे
इज आर एम की जगह क्या आता है, बोलिए, वॉज वर। इफ दे वर अलाउड टू गो आउट। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कंफ्यूजन है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वो आपका जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, कि इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज किया जाता है। मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।